नमस्कार, प्रवास अखिल न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। मध्य पूर्व में जंग भड़क गई है क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें अमेरिका भी अब सीधे कूद पड़ा है और अमेरिका का कूदना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अमेरिका काफी समय बाद सीधे जंग में कूदा है। और हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले ही कहा था कि मैं 1-2 हफ्ते में इस बात पर निर्णय लूंगा कि अमेरिका इस जंग में कूदेगा या नहीं कूदेगा, लेकिन आज सुबह उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं। इनमें फोर्डो भी है जहां पर बंकर बस्टर बम गिराया गया है। और ये जो बंकर बस्टर है, जो फोर्डो का जो परमाणु संयंत्र था ईरान का, इसको अमेरिका ही मार सकता था क्योंकि बंकर बस्टर सिर्फ अमेरिका के पास है दुनिया में और उसने इसका उपयोग किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर ईरान ने पलटवार किया तो फिर वहां पर ऐसी त्रासदी होगी जो कि इतिहास में लिखी जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान में शांति हो या त्रासदी हो, ये ईरान को तय करना है। उन्होंने कहा कि पलटवार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान जिस तरीके से परमाणु हथियार बनाना चाहता था, दुनिया में खतरा पैदा करना चाहता था, हमने उस खतरे को नष्ट किया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद से जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें भी बड़ी हलचल देखी जा रही है। हम आपको बता दें कि जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने कहा है कि ये जो हमला हुआ है ईरान पर अमेरिका का, ये ठीक नहीं था। कई देश जो हैं संयुक्त राष्ट्र में बैठक बुलाने की भी तैयारी कर रहे हैं। ईरान ने भी आरोप लगाया है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को पत्र लिखा है, कहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन किया है अमेरिका ने, जो कि स्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र का। तो इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल चल रही है, लेकिन ईरान ने भी पलटवार कर दिया। हालांकि ईरान ने अभी पलटवार अमेरिका पर नहीं किया है। ईरान की जो मिसाइलें हैं वो अभी भी इजराइल पर निशाना साध रही हैं। आज सुबह भी लगभग 40 के आसपास मिसाइलें दागी गई हैं। अगर आप गूगल पर अगर आप इजराइल का अगर आप मैप देखेंगे तो आपको सारा रेड नजर आएगा, क्योंकि उस रेड का मतलब है कि जो रेड जोन हो गया है, सारा अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया है। लोगों को बोल दिया गया है, चाहे तेल अवीव हो चाहे अन्य शहर हो, कि आप बंकरों में जाइए, आप सुरक्षित जो पनाहगाह हैं वहां पर आश्रय लीजिए क्योंकि हमले हो रहे हैं। और जिस तरीके के धमाके जो इजराइल के लोग ही जो वीडियो भेज रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसमें दिख रहे हैं कि वहां पर इजराइल में धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। हालांकि ये जो धमाके हैं ये उस चीज के हैं जब ईरानी मिसाइलों को नष्ट किया जा रहा है तो उसके धमाके होते हैं। हालांकि कोई अभी तक इजराइल में बड़े नुकसान की खबर नहीं है। अगर हम आज की बात करें तो कोई बड़े नुकसान की खबर नहीं, लेकिन ईरान ने हमला कर दिया है इजराइल पर तेज। और अब देखना होगा कि क्या ईरान आगे बढ़कर अमेरिका पर हमला करता है। हालांकि उसने कह दिया है कि अमेरिका ने गलत किया है और इसका हम जवाब देंगे। अब देखना होगा कि क्या जो खासतौर पर खाड़ी देशों में 8 से 10 के आसपास अमेरिका के जो बेसिस हैं, सैन्य बेस हैं, क्या उन पर हमला करता है। वही आसान टारगेट भी होंगे ईरान के लिए। और देखना होगा कि ये जो हम आपको बता दें कि जो 8-10 बेसिस है इसमें लगभग 50,000 के आसपास अमेरिकी ट्रूप्स हैं। तो अगर जो ईरान है वो हमला करता है इन बेसिस पे, तो एक और जंग ये होगी कि ये जो खाड़ी देश हैं उनके देश में जब मिसाइलें गिरेंगी तो वो भी ट्रंप पर दबाव बनाएंगे। और जो खाड़ी देश हैं उनमें खासतौर पर अगर सऊदी प्रिंस की बात करें तो वो कहीं ना कहीं ट्रंप पर अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अपनी बात पहुंचाने की, उनको अपनी बात मनवाने की एक हैसियत भी रखते हैं। तो क्या वो दबाव बनाएंगे कि आप इस जंग में अब आप आगे मत बढ़िए। क्या वो दबाव बनाएंगे कि खाड़ी देशों को खतरा हो सकता है, इसलिए अब इसको यहीं पर समाप्त किया जाए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ईरान ने जो हमला किया और कौन से बेस पे किया, अमेरिका के जो 8-10 बेस हैं किस देश में वो करता है, ये देखने वाली बात होगी। और क्या वो करता है ऐसा, और अगर उसने किया तो वाकई में ये एक बात तय है कि ईरान में बड़ी त्रासदी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात और है कि ईरान का जो अभी का नेतृत्व है उसके सामने करो या मरो की स्थिति आ चुकी है। अगर वो हमला नहीं करते हैं अमेरिका के जो बेसिस है, जो कि उनके लिए आसान टारगेट है, अगर नहीं हमला करते हैं तो इतिहास में लिखा जाएगा कि ये जो ईरान का जो नेतृत्व था, जो खामेनेई थे, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें जरूर कही थी, लेकिन वो पलटवार अमेरिका पर नहीं कर पाए। जबकि अमेरिका और इजराइल को खत्म करने की धमकी ईरान हमेशा देता रहा है। और अगर वो हमला करते हैं
तो जाहिर सी बात है कि ईरान को बड़ा नुकसान झेलना होगा। और इसमें एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि ईरान में जो आंतरिक अभी इस समय द्वंद्व देखने को मिल रहा है, वहाँ का जो शीर्ष जो वहाँ का जो नेतृत्व है, क्या उसको बदला जा सकता है, क्या वहाँ पर सत्ता पलट हो सकता है, ये भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों फैसला लिया, इसको लेकर भी कई चीज़ें चल रही हैं। देखिए, अब अगर हम देखें जनवरी 20 तारीख को जब उन्होंने कार्यभार संभाला था, उसके बाद से जिस तरीके से उन्होंने अब तक शासन चलाया है, उसमें उनको एक चीज देखने को मिल रही थी कि वहां पर उनकी जो लोकप्रियता है वो लगातार गिर रही थी, उनकी जो रेटिंग्स हैं वो लगातार डाउन जा रही थी, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि वो अपने फैसलों से पीछे हट रहे हैं। वो टैरिफ लगाने की घोषणा करते थे, वापस ले लेते थे फैसला, इस पर टैरिफ लगाएंगे, उस पर वापस ले लिया, चाइना पर के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ेंगे, फिर बातचीत कर ली। तो ऐसा लग रहा था कि वो आगे बढ़ते हैं फिर पीछे हट जाते हैं, आगे बढ़ते हैं पीछे हट जाते हैं। लेकिन अब ट्रंप ने ईरान में जिस तरीके से हमले का ऐलान किया है, जिस तरीके से वहां पर 3 परमाणु ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं, तो ये दिखा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो भूमिका है वो सशक्त कर ली है, चाहे घरेलू राजनीति हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो। और जो इजराइल है उसके लिए बड़ी राहत की बात है कि अमेरिका इस जंग में सीधा कूदा है। अब आप देखिए कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इजराइल के प्रधानमंत्री, उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद, इस पृथ्वी पर जो काम कोई दूसरा देश नहीं कर सका वो अमेरिका ने कर दिखाया है। और नेतन्याहू की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने कितने लंबे समय से आज के दिन की आज जो अमेरिका जो कूदा है इस लड़ाई में, उसके लिए उनकी वर्षों की मेहनत है ये नेतन्याहू की। नेतन्याहू लगातार उन्होंने एक बेस बनाकर दिया है वहां पर ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को। जो नेतन्याहू हैं उन्होंने लगातार हमले करके, चाहे वो हमास को खत्म किया, खत्म अगर नहीं भी हुआ है तो उसको काफी हद तक ध्वस्त कर दिया है, हिजबुल्लाह को खत्म किया है, हुतीस को खत्म किया है। तो ये जो प्रॉक्सी खड़े कर रखे थे ईरान ने, उनकी ताकत को छीन कर दिया था इजराइल ने, ताकि अगर अमेरिका कूदता है इस जंग में तो कोई एक अलग से जो ये उनके जो प्रॉक्सीज हैं वो वहां पर हमला ना कर सके। तो काफी हद तक उसने बेस बना कर दिया था, उसने भी काफी डैमेज कर दिया था इजराइल ने ईरान में। लेकिन अब जब अमेरिका सीधा जंग में कूद गया है तो इजराइल के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इस तरीके की खबरें आ रही थी कि ईरान के पास ज्यादा मिसाइलें हैं, इजराइल की हथियार खत्म पड़ जाएंगे। जब ये बात आई थी सामने कि ट्रंप 1-2 हफ्ते में फैसला लेंगे, तब सबको चिंता थी कि क्या इजराइल टिक पाएगा 1-2 हफ्ते तक, क्योंकि ईरान के पास तो लगभग 25 से 30 हजार मिसाइलें बताई जाती हैं और वो लगातार जिस तरह से मिसाइलों की बरसात कर रहा है तो कितना लंबा टिक पाएगा इजराइल। तो लेकिन आज जब अमेरिका कूद गया है इस जंग में तो ये देखा जा रहा है कि वहां पर इजराइल के लिए बड़ी राहत की बात है और इजरायलियों की खुशी भी देखती बन रही है। हम आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन गए थे और अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, जो जेडी वांस हैं उपराष्ट्रपति, उनसे मुलाकात की थी। और देखिए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति से मुलाकात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ही एक ऐसी शख्सियत है जो कि ट्रंप को कुछ समझा सकते हैं। और ये जब ट्रंप ने कहा कि हम 1-2 हफ्ते में फैसला लेंगे, उसके बाद जेडी वांस से मुलाकात करी नेतन्याहू ने, तो उन्होंने समझाया वांस को कि इसी समय कूदना अमेरिका का बहुत जरूरी है। और वांस भी आज जब राष्ट्रपति ट्रंप इस फैसले का ऐलान कर रहे थे, ये घोषणा कर रहे थे, तो मार्को रूबियो जो कि विदेश मंत्री हैं वहाँ पे और जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो दिखाता है कि जेडी वांस से नेतन्याहू की जो मुलाकात हुई वो काफ़ी असरकारी साबित हुई है, ट्रंप को बनाने में सफल रहे सभी लोग। और ट्रंप ने भी कहा है कि नेतन्याहू ने हमारे साथ जिस तरीके से टीम की तरह मिलकर काम किया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या चीज़ें होती है। लेकिन जो लोग, हम भी इस तरह से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका जब संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य है तो वो कैसे हमला कर सकता है। तो आप देखिए कि जो रशिया है वो भी तो स्थायी सदस्य है, वो भी तो यूक्रेन के साथ लगातार 3.5 साल से युद्ध कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या रशिया और चाइना भी इस युद्ध में कूदेंगे। तो रशिया क्योंकि पहले से ही यूक्रेन के साथ युद्ध में इंगेज है, उसके लिए संभावना बहुत कम है। हालांकि उसने आलोचना करी है, उसने निंदा करी है इजराइल की हमले की ईरान पर। और इस समय एक और हकीकत है कि जो रशिया है उसके पास जो वेपन्स है उसकी कमी भी है। तो इसलिए देखना होगा कि वो ठीक है मोरल सपोर्ट दे सकता है, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के खिलाफ कोई प्रस्ताव आए तो उस पर वो मतदान में भाग ले सकता है। तमाम ऐसी चीज़ें जो अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक की होती हैं वो सब चीज़ें कर सकता है। लेकिन वो किस मुंह से करेगा रशिया, क्योंकि वो खुद युद्ध कर रहा है।
और जहां तक चाइना की बात है तो चाइना जरूर क्योंकि ईरान का सहयोगी भी है और हाल के वर्षों में संबंध भी बहुत अच्छे हुए थे, तो चाइना जरूर मदद करेगा, वेपन्स से भी मदद कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ ना कुछ जरूर अमेरिका को घेरने का प्रयास करेगा। लेकिन अमेरिका से उसके भी संबंध अभी फिलहाल अच्छे वापिस हो रहे थे, जो ट्रेड वार चल रही थी। तो क्या चाइना फिर से रिस्क उठाएगा? क्योंकि ट्रंप इस समय एक खुले शेर की तरह हैं जो पूरे विश्व पर कंट्रोल चाहते हैं। और जो लोग अभी कुछ सवाल उठा रहे थे, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जो लोग सवाल उठा रहे थे कि भारत की विदेश नीति तो बिल्कुल कमजोर पड़ गई क्योंकि ट्रंप ने असीम मुनीर जो कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ हैं, उनको लंच पर बुला लिया था, उनको लंच कराया, लेकिन उनसे साइन भी करवा लिया, उनसे सौदा भी करवा लिया। क्या सौदा करवाया हम आपको अपनी रिपोर्टों के माध्यम से बता भी चुके हैं। असीम मुनीर को क्योंकि पाकिस्तान ने खुलेआम तौर पर, और अगर हम मिडिल ईस्ट की बात कर ले तो एकमात्र वहां पर ऐसा एक देश था जो कि मिडिल ईस्ट में तो नहीं है, लेकिन अगर हम उस एरिया में देख लें तो पाकिस्तान की ही आवाज निकली थी इजराइल के खिलाफ। तो वहां पर उसको समझा दिया गया, असीम मुनीर को, इजराइल के खिलाफ नहीं बोलना है। असीम मुनीर को समझा दिया गया कि अगर जरूरत पड़ी और पाकिस्तान के एयरबेस चाहिए होंगे अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए, तो हमको एयरबेस भी चाहिए होंगे, उनसे वहां दस्तखत कराए गए। और पाकिस्तान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, वो पैसे के लिए पहले भी अपनी जो सेना है उसको किराए पर दे चुका है अमेरिका को। तो पाकिस्तान क्योंकि पहले भी आर्थिक मोर्चों पर घिरा हुआ है, पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन चाहिए, पाकिस्तान को अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियां वहां से लोन चाहिए। अब पाकिस्तान को जो एफएटीएफ है उसकी ग्रे लिस्ट में आने से बचना है। उसको पता है कि ये जो चाबियां हैं इन सब चीजों की, खजाने की और ग्रे लिस्ट में आने से बचने की, ये सब अमेरिका के पास है। तो अमेरिका के लिए वो जी हुजूरी में कुछ भी कर सकता है। इसीलिए असीम मुनीर वहां गए थे, दस्तखत करके आए हैं, सरेंडर करके आए हैं ट्रंप के सामने। तो ये सारा अगर हम कुल मिलाकर देखें तो इस समय बड़ी राजनीतिक हलचल है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो अभी एक बार फिर से आपको बता दें तो जो 3 परमाणु ठिकाने ईरान के ध्वस्त कर दिए हैं, अमेरिका सीधी जंग में कूद गया है। लेकिन फिलहाल अभी ये जो है ये क्षेत्रीय वार की तरह ही है, क्षेत्रीय युद्ध की तरह ही है। इसके वर्ल्ड वार में तब्दील होने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि सबके अपने अपने हित हैं। और अमेरिका का जो इस समय रौद्र रूप है उसको देखकर कोई सीधा इसमें कूदना नहीं चाहेगा। ईरान के सामने अब करो या मरो की स्थिति है, उसको आगे बढ़ना होगा, पीछे हटने का जो विकल्प है उसके पास नहीं है। उसका एक जो सपना था परमाणु बम हासिल करने का बहुत शीघ्र और उसके निकट पहुंच चुका था, वो सपना पूरी तरह टूट चुका है क्योंकि बंकर बस्टर बम ने न सिर्फ फोर्डो जो परमाणु संयंत्र है उसको उड़ाया है, बल्कि जो खामेनेई हैं, जो ईरान के जो परमाणु वैज्ञानिक हैं, जो ईरान की जो उम्मीदें थी उनको भी उड़ा दिया है। इस जंग में आगे क्या और कुछ होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश में नई खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ।